मास्टर राम प्रसाद और मनोरमा ने पेंशन मिलने के बाद बेटों को अमेरिका भेज दिया और ख़ुद भैंसे रख कर गुजारा करने लगे। और रात को मनोरमा दूध लेकर घर जाती तो बहुएं दूध लेकर उन्हें रोटी पकड़ा देती और कहती, पति के साथ डेरे पर जाकर खाओ। एक दिन बेटों ने कहा, पिताजी भैंसे बेच दो और आराम से घर बैठकर खाओ। तो बहुओं ने भैंसे बेच कर पैसे रख लिए और ये कहकर दोनों को डेरे पर भेज दिया कि रात भर खांसते हो तो बच्चे उठ जाते हैं, और फिर उन दोनों की खबर तक न ली। एक दिन बेटे अमेरिका से लौट रहे थे कि गाड़ी में उनकी नज़र डेरे पर पड़ी तो वहाँ का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि मास्टर राम प्रसाद के घर में आज खुशी का माहौल था। और होता भी क्यों ना, लंबे समय तक सरकारी नौकरी करने के बाद आज मास्टर राम प्रसाद रिटायर हो रहे थे। उनकी पत्नी मनोरमा खुशी से तमतमाते हुए चेहरे के साथ आज उनके वेलकम की तैयारियां कर रही थी। बच्चे भी खुश थे कि मास्टर राम प्रसाद की नौकरी ख़त्म हो गई थी और अब वो गांव में अपनी पत्नी बच्चों के साथ रहते हुए समय गुजार सकते थे। मास्टर राम प्रसाद की पत्नी तो उनके साथ समय बिताने का सोचकर ही खुश थी, मगर बेटों की खुशी की एक वजह और भी थी। वो जानते थे कि पिताजी को रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद अच्छी खासी रकम मिलने वाली थी। मास्टर राम प्रसाद जितने काबिल थे, बदकिस्मती से उनके बेटे मेहनत से जीव चुराने वाले थे। मास्टर राम प्रसाद ने तो हालात से लड़ झगड़ कर सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी और उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाकर इस काबिल भी कर दिया था कि वो कोई अच्छी नौकरी हासिल कर सकें, मगर ना जाने क्यों उनके दोनों बेटों को इंडिया में अपना भविष्य दिखाई ही ना देता था। वो जब भी बात करते थे तो कनाडा, अमेरिका या किसी और देश में जाकर बिजनेस करने की बात करते। मास्टर राम प्रसाद के पास इतने पैसे कभी ना हो सके कि वो इन दोनों बेटों को किसी दूसरे देश भिजवा सकते। मगर अब जैसे जैसे मास्टर राम प्रसाद की रिटायरमेंट का समय करीब आ रहा था, उनके दोनों बेटे कुछ ज़्यादा ही खुश होते जा रहे थे। कारण यही था कि वो चाहते थे कि पिताजी को रिटायरमेंट का जो भी पैसा मिले वो उसे लेकर किसी दूसरे देश जा सकें। आज भी जब उनकी माँ ने बताया था कि राम प्रसाद साहब की आज आखिरी ड्यूटी थी, दोनों बेटे सर जोड़े प्लानिंग कर रहे थे कि पिताजी को किस तरह मनाया जाए कि वो उन्हें भेजने की बात पर राज़ी हो सकें। शाम को जिस समय मास्टर साहब राम प्रसाद घर लौटे तो उनके हाथ में फूलों का बुके था। वो बहुत खुश थे और अब अपनी बाकी की ज़िंदगी आराम से बिताना चाहते थे। रात के खाने पर मनोरमा ने खूब इंतज़ाम कर रखा था। खाने के दौरान ही मास्टर राम प्रसाद ने महसूस कर लिया कि उनके दोनों बेटे आज कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। वो उनसे कुछ बात करना चाहते थे, मगर बार बार कहने के लिए मुंह खोलते लेकिन फिर चुप हो जाते। मास्टर राम प्रसाद अक्लमंद आदमी थे। वो जानते थे कि उनके बच्चों की दिली इच्छा क्या है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ठीक यही समझा कि वो उन्हें बोलने का मौका दें। क्या बात है ऋतिक और रोहन, तुम दोनों आज बिल्कुल चुप हो। दोनों बेटे मास्टर राम प्रसाद की बात पर बुरी तरह चौंके, मगर उन्होंने समझा कि यही मौका अच्छा है, पिताजी को दिल की बात बता देनी चाहिए। ऋतिक कहने लगा, पिताजी काफ़ी समय हो गया है, मैं गांव में मामूली सी परचून की दुकान चला रहा हूँ। शहर में नौकरी मिलती नहीं, और अगर मिलती भी है तो इतनी सैलरी ही नहीं होती कि हम एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकें। मैं चाहता हूँ कि आप रिटायरमेंट पर मिलने वाले पैसों से मुझे और रोहन को अमेरिका भिजवा दें। मैंने सब कुछ पता कर लिया है। अमेरिका जाने का खर्चा काफ़ी कम है और वहाँ काम भी आसानी से मिल जाता है। मैं वहाँ जाते ही आप दोनों की ज़िंदगी बदल दूंगा और आप लोगों को ज़रूर इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। ऋतिक जोश में बोलता जा रहा था। रोहन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। मास्टर राम प्रसाद ने खामोशी से निवाला अपनी प्लेट में वापस रख दिया। वो जानते थे कि जवान औलाद को ज़्यादा समय तक टालना असंभव था, इसलिए उन्होंने खामोशी से सिर हिला दिया। तो ऋतिक और रोहन की खुशी की सीमा न रही। मास्टर राम प्रसाद ने तो हामी भर ली, मगर मनोरमा की शर्त थी कि अमेरिका जाने से पहले दोनों गांव में शादी करके जाएंगे। वो नहीं चाहती थी कि कल को ऋतिक और रोहन गोरी में ब्याह कर ले आए। ऋतिक और रोहन को भला क्या ऑब्जेक्शन हो सकता था। मंगनियाँ तो दोनों की बचपन से ही तय हो चुकी थीं। मनोरमा ने पलक झपकते ही दोनों की शादी का ऐलान कर डाला। हफ्ते के अंदर अंदर ही आंचल और रोहिणी दोनों मनोरमा की बहू बनकर उनके आंगन में उतर आईं। दोनों बहनें थीं, इसलिए दोनों में गहरा प्यार था। ऋतिक और रोहन सारा पैसा लेकर अमेरिका चले गए। मास्टर राम प्रसाद तो वैसे तो चुप थे, मगर वो बहुत परेशान भी थे। उनकी जो भी जमा पूंजी थी वो उन्होंने बेटों को दे दी थी। अब वो बस उन्हीं के भेजे हुए पैसों पर गुजारा कर सकते थे। खामोशी से एक महीना गुजर गया, मगर ऋतिक और रोहन ने मास्टर राम प्रसाद के अकाउंट में कोई पैसे न भेजे। वो महीना तो जैसे तैसे गुजर गया। जब अगला महीना ख़त्म हुआ और कोई पैसे ना आए तो मास्टर राम प्रसाद ने मजबूर होकर ऋतिक को फ़ोन किया और कुछ पैसे भेजने को कहा। वो बोला, क्या कह रहे हैं पिताजी, पैसे भिजवा तो रहा हूँ,
आंचल और रोहिणी दोनों के अकाउंट में पिछले महीने भी पैसे भिजवाए थे और इस महीने भी। आप दोनों का भला अपना क्या खर्चा होता है, जो कुछ खाना पीना हो तो आंचल और रोहिणी से कहा करें, वो बना दिया करेगी। इस उम्र में अब कहाँ आप बैंकों के धक्के खाते रहे फिरेंगे। ऋतिक ने तो सारी बात ही खत्म कर दी थी। मास्टर राम प्रसाद ने चुप होकर फ़ोन बंद कर दिया। उनके हाथ कट चुके थे। ऐसे ही दिन कट जाते अगर एक दिन मनोरमा को नमोनिया ना हो जाता। मास्टर राम प्रसाद को उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। उन्होंने बहुओं से पैसे मांगे तो उन्होंने बुढ़िया के ड्रामे कहकर घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मास्टर राम प्रसाद तो बहू के बुरे व्यवहार की वजह से हैरान रह गए। उस दिन उन्होंने फैसला किया कि घर में जो भैंस हैं उनका दूध घर में इस्तेमाल करने के बजाय उसे बेच दिया जाए, ताकि उससे मिलने वाले पैसे को वो और मनोरमा खुद पर खर्च कर सकें। उन्होंने खामोशी से अपना और मनोरमा का बोरिया बिस्तर बांधा और अपने घर से दूर डेरे पर चले गए। वहाँ एक कमरा था और जानवरों के बांधने की जगह थी। मास्टर राम प्रसाद और मनोरमा के लिए जगह काफ़ी थी, मगर उनकी कमबख्त औलाद उन्हें यहाँ भी सुकून ना लेने देती। दोनों बहू ने ऋतिक और रोहन को फ़ोन पर ना जाने क्या क्या पट्टी पढ़ाई कि अगले ही दिन रोहन का माँ के पास फ़ोन आ गया। माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध कर डेरे पर चले गए हैं। लोग क्या कहेंगे कि बहुओं से आपकी 2 समय की रोटी भी ना पकाई गई। आप खुद आंचल और रोहिणी को बदनाम ना करें, वो दोनों आपका बहुत ख्याल करती हैं। आप लोगों को अगर डेरे पर आज़ादी से रहना भी है तो कम से कम खाना आप घर वापस जाकर खाया करें। मनोरमा अरे अरे कहती रह गई, मगर रोहन ने बगैर कुछ सुने फ़ोन काट दिया। मनोरमा ने सोचा बात को बढ़ाने से अच्छा यही है कि वो खामोशी से घर जाकर खाना खा लिया करें। मगर उस रात जब वो खाना लेने घर पहुंची, अभी दरवाज़ा बजाया ही था कि अंदर से रोहिणी की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। आ गई होगी बुढ़िया, फिर से चैन कहाँ लेने देती है। कितनी मुश्किल से तो घर से निकली है, मगर रोहन है कि फिर भी इनको हमारे सर पर सवार करवाने पर तुला है। मनोरमा तो जैसे ज़मीन में गड़कर रह गई, मगर उन्होंने कुछ ना कहा। बेटों के हाथ मजबूर थीं। रोहिणी ने दरवाज़ा खोला और उनकी शक्ल देखते ही वापस अंदर पलट गई। कुछ ही देर बाद जब वो वापस आई तो उसके हाथ में खाने के बर्तन थे। वो बर्तन मनोरमा के हाथ में लगभग फेंकते हुए बोली, आप ये खाना ले जाएं और पिताजी के साथ वहीं खा लें। फिर थोड़ी देर बाद जब सोने के लिए आप लोग घर आएंगे तो बर्तन वापस ले आइएगा। मनोरमा चुपचाप खाना लेकर वापस पलट गई। उनका जी तो नहीं चाह रहा था कि वो घर वापस आकर सोएं, लेकिन डेरे पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी और बरसात की रातें थीं, इसलिए मजबूरन मनोरमा और मास्टर राम प्रसाद रात के अंधेरे में चलते हुए सोने के लिए घर वापस आ गए। दिन इसी तरह बीतने लगे। मास्टर राम प्रसाद का फैसला ठीक था। दूध को बेचकर उन्हें अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी। ये आमदनी वो अपने और मनोरमा के ऊपर खर्च करते। एक दिन मास्टर राम प्रसाद और मनोरमा रात को घर लौटे ही थे कि ऋतिक का नन्हा सा बेटा, जो उसके जाने के बाद पैदा हुआ था, पैर पैर चलता हुआ उनके पास आ पहुंचा। मास्टर राम प्रसाद को एकदम ही उस पर प्यार आ गया। अगले ही दिन उन्होंने अपनी सारी व्यवस्था एक तरफ रखी और शहर जाकर अपने पोते के लिए वॉकर खरीद लाए। वो वॉकर इतना खूबसूरत महंगा था कि आंचल की आंखें फटी की फटी रह गईं। थोड़ी देर के बाद दोनों बहनें सर जोड़कर बैठ गईं। लगता है कि ये दोनों बूढ़े अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, जब भी तो इतना महंगा वॉकर खरीद कर ले आए हैं। हमें कि 2 सूट बनवाने के लिए भी पैसे चाहिए हों तो ऋतिक और रोहन का मुंह देखना पड़ता है। हफ्तों तक उन्हें फ़ोन करो तो कुछ पैसे भेजते हैं। उन्होंने खामोशी से कुछ दिन मास्टर राम प्रसाद और मनोरमा की जासूसी की, मगर उनसे बर्दाश्त न हुआ कि दूध बेचकर मास्टर राम प्रसाद और मनोरमा आखिर जो पैसे कमाते हैं वो अपने पास क्यों रखते हैं। जलन की आग ने उन्हें बेचैन कर रखा था। थोड़ी देर के बाद आंचल और रोहिणी का शातिर दिमाग एक प्लान बना रहा था। अगले दिन मनोरमा डेरे पर भैंसों को चारा डाल रही थी जब रोहिणी रोती पीटती और शोर मचाती हुई डेरे के दरवाजे से अंदर आई। माँ जी कहाँ हैं आप? मुझे और आंचल को बच्चों समेत वहाँ घर में अकेला छोड़कर आप दोनों यहाँ पर बैठे रहते हैं। हम दोनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आज अगर हमें भगवान न बचाया होता तो ना जाने हमारे साथ क्या होता। बुरी तरह रोती बिलखती वो दहाड़े मार कर रो रही थी। मनोरमा के तो हाथ पैर फूल गए। उन्होंने रोहिणी को पकड़कर चारपाई पर बिठाया और जल्दी से पानी का गिलास ला कर दिया। उसने पानी पीते ही फिर से शोर शराबा शुरू कर दिया। मैं कुछ नहीं जानती, बस आज से आप लोग डेरे पर नहीं रहेंगे। घर में आज दिन दहाड़े चोर घुस आया था। मैंने और आंचल ने बड़ी मुश्किल से खुद को कमरे में बंद करके बचाया। पता नहीं वो घर से क्या क्या चीज़ें चुरा कर ले गया है। रोहिणी ने भर्राई हुई आवाज़ के साथ बताया। तो मनोरमा के होश उड़ गए। मास्टर राम प्रसाद भी तब तक आ चुके थे। यह बात उन्होंने सुनी तो वो चिंतित हो गए। अब उनके पास कोई और चारा न था कि वो दोबारा से बहुओं के साथ उनके घर जाकर रहना शुरू कर देते।
उन्होंने चुपचाप से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और दोबारा से अपने घर जा पहुँचे। इस बार भैंसे भी वो अपने साथ ही लेकर आए थे। घर आने के बाद 1-2 दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा, मगर एक दिन जब मास्टर राम प्रसाद भैंसों का दूध बेचने जा रहे थे तो अचानक आंचल ने लपक कर उनके हाथ से दूध की बाल्टी ले ली। पिताजी, क्या आप इस उम्र में मेहनत करते रहते हैं? आप बस दूध निकाल लिया करें, बेच मैं खुद ही लिया करूंगी। मास्टर राम प्रसाद आंचल का मुंह देखते रह गए। वो जान गए थे कि बहू वापस क्यों लेकर आई है, मगर वो किसी भी तरह दूध बेचकर मिलने वाली आमदनी से हाथ नहीं धो सकते थे। ये उनके जीवन यापन का अकेला सहारा था। उनके मना करने पर दोनों बहुओं ने इतना हंगामा मचाया कि मास्टर राम प्रसाद ने कानों को हाथ लगा लिया। दोनों बहू ने उनसे बोलचाल बंद कर दी। इस पर भी बस न किया तो एक रात ऋतिक का फ़ोन आ गया। पिताजी, आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में बहुओं पर अत्याचार करते हुए? वो बेचारी अपना घर बार छोड़कर आप दोनों की सेवा में जुटी रहती हैं। हम दोनों भी वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। वो सिर्फ आप दोनों के ही सहारे पर तो रहती हैं, लेकिन आप दोनों पति पत्नी ना जाने किस मिट्टी के बने हैं। कभी किसी बात को लेकर हंगामा करते हैं तो कभी किसी बात को लेकर। अब भैंसों के दूध को लेकर आपने आंचल को कितनी बातें सुना डाली हैं। सारे फसाद की जड़ यही भैंसें हैं। ठीक यही है कि आप इन दोनों भैंसों को बेच दें। ऋतिक ने हमेशा की तरह बात खत्म की और फ़ोन काट दिया। बाप की एक ना सुनी, वो दिल महसूस कर रह गए। वो किसी तरह भी भैंसें बेचना नहीं चाहते थे, मगर अगली सुबह ऋतिक का एक पुराना दोस्त दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। मास्टर राम प्रसाद उस समय घर पर ना थे, सिर्फ मनोरमा थी। ऋतिक के दोस्त ने कहा कि वो भैंस खरीदने के लिए आया है। उसे ऋतिक ने अमेरिका से फ़ोन करके सूचना दी थी। आंचल तो पहले ही जली बैठी थी। उसने फटाफट दोनों भैंसों की रस्सी खोली और ले जाकर ऋतिक के दोस्त को पकड़ा दी। ना कोई मोल भाव किया और ना ही रकम तय की। ऋतिक के दोस्त ने भी हैरान होते हुए जितनी रकम उसका दिल किया उतनी उसने आंचल के हाथ पर रख दी। आंचल उन पैसों को देखकर तो खुशी से फूली ना समाई। कम अकल औरत थी। फटाफट ले जाकर आधे पैसे रोहिणी को पकड़ाए और अगले ही दिन दोनों जाकर दिल खोलकर शॉपिंग कर आईं। मास्टर राम प्रसाद और मनोरमा दिल पकड़ कर रह गए। उन्होंने पूरी उम्र मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। अब मामूली मामूली बातों पर बेटों और बहुओं के हाथों से बेइज्जत होते हुए उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। वो ये नहीं जानते थे कि अभी उनकी परीक्षा बाकी है। मौसम बदल रहा था और इस बदलते मौसम का मास्टर राम प्रसाद पर बुरा असर हुआ। उन्हें तेज़ खांसी हो गई। वो पूरी पूरी रात चारपाई से उठकर खांसते रहते। इलाज के लिए उनके पास पैसे न थे। बहुओं को कुछ कह नहीं सकते थे और दोनों बेटे देश से बाहर थे। उन्होंने खामोशी से अपने आप को हालात के हवाले कर दिया। कुछ दिन इसी तरह गुजरे कि एक दिन मनोरमा खामोशी से उनके पास चारपाई पर आकर बैठ गई। आज वो रोज़ की तुलना में उदास लग रही थी। क्या बात है मनोरमा, आज इतनी चुप चुप सी क्यों हो? क्या कोई नई बात हुई है? मास्टर राम प्रसाद की बात पर मनोरमा ने एक उदास सी नज़र उन पर डाली और कहने लगी, दोनों बहुएं पूरा दिन मुझसे बात नहीं करती। न जाने अब उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। मुझे तो इनके तेवर ठीक नहीं लगते। न जाने ऋतिक और रोहन कब वापस आएंगे। शायद उनकी मौजूदगी में ही इन दोनों को कुछ हमारा ख्याल आ जाए। अभी तो ये हाल है कि अपनी और आपकी रोटी भी मुझे खुद ही बनाना पड़ती है। मनोरमा की बात पर मास्टर राम प्रसाद भी उदास हो गए, मगर उन्होंने पत्नी को तसल्ली दी, ये जाने बगैर कि आज रात उनके लिए कैसा कड़ा फैसला होने वाला था। उस रात मास्टर राम प्रसाद की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। आधी रात के समय उन्हें तेज़ खांसी का दौरा पड़ा तो वो बुरी तरह खांसते हुए चारपाई से उठ बैठे। उनकी खांसी की आवाज़ सुनकर साथ वाली चारपाई पर सोया हुआ उनकी बहू का बेटा उठ बैठा और रोने लगा। उसका रोना था कि आंचल ने उठकर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। हाय हाय, न दिन में सुकून है न रात में सुकून है। ये बुढ़ा ना तो मरता है और ना ही जान छोड़ता है। खास कर हम सबका जीना हराम कर रखा है। पूरा दिन काम करो, रात में सोने के लिए कुछ घड़ी लेटो, तो इसमें भी सुकून नसीब नहीं है। ना जाने आप दोनों डेरे से वापस क्यों आए। वहीं पर रहते कम से कम हम लोग सुकून से तो सो सकते थे। आंचल की बात पर मास्टर राम प्रसाद हक्का बक्का रह गए। शोर की आवाज़ों से मनोरमा भी जाग उठ चुकी थी। आंचल ने सिर्फ शोर मचाने पर बस न किया बल्कि हंगामा करने लगी। उसका कहना यही था कि मास्टर राम प्रसाद अभी और इसी समय मनोरमा को लेकर डेरे पर चले जाएं। मास्टर राम प्रसाद वैसे ही हद से ज़्यादा उदास हो चुके थे। उनका एक पल भी अब इस घर में रुकने को दिल न चाहता था, जिसे उन्होंने अपनी इतनी मेहनत और मोहब्बत और चाहत से बनाया था। ये घर अब उनकी बहुओं का था। उन्होंने खामोशी से मनोरमा का हाथ पकड़ा और डेरे पर चले गए। डेरे की ज़िंदगी वैसी ही थी। लाइट की कोई व्यवस्था न थी। मास्टर राम प्रसाद और मनोरमा कठिनाई का शिकार होते, लालटेन जलाते या दिया जलाकर रात का कुछ समय गुजारते।
अब तो उनके पास अपनी गुजर बसर के लिए भी पैसे न थे। बस 2 समय की रोटी का सहारा होता था जो मनोरमा घर जाकर मांग कर ले आती थी। मास्टर राम प्रसाद की ईगो पर सख्त चोट पहुंची थी। वो दिन ब दिन खामोश होते जा रहे थे, बस एक जगह बैठकर आसमान में घूरते रहते। उन्होंने रिटायरमेंट से पहले एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारी थी। सरकारी ऑफिस में उनका खूब रौब था, मगर अब तो ऐसा लगता था कि जैसे वो बेकार कागज़ के टुकड़े की तरह हैं। उनकी खांसी इलाज ना होने की वजह से बुरी तरह से बिगड़ गई। पता ही ना चला कब उन्हें टीबी जैसी बीमारी ने आ घेरा। उस रात बारिश हो रही थी, ऐसा लगता था कि आज तूफान अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। उस रात मनोरमा बहुत परेशान थी क्योंकि मास्टर रामप्रसाद को रह रहकर खांसी के दौरे पड़ रहे थे और उनके मुंह से खून की छींटें उड़ गईं। कमरे में इधर उधर बिखर रही थी। मनोरमा कितनी देर से चुपके चुपके रो रही थी। उसके पास पैसे न थे कि वो मास्टर रामप्रसाद का इलाज करवा सके। कितनी ही देर तक वो मास्टर रामप्रसाद की टांगें दबाती रही और अपने बेटे को याद करके रोती रही। उन्हें याद आया कि जब दोनों बेटे पैदा हुए थे तो कैसे उनका सर गर्व से ऊंचा हो गया था कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, मगर बेटों ने तो पलटकर पूछा ही ना था। जिन बहुओं को वो अपने हाथों से ब्याह कर लाई थी वो अपने घर में सुकून से रह रही थीं और उनके बेटों की कमाइयाँ खा रही थीं। उन्हें कोई चिंता ना थी कि सास ससुर और ससुर डेरे पर किस हाल में होंगे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई मास्टर रामप्रसाद की तबीयत बिगड़ती चली गई। आखिरकार मनोरमा से उनकी हालत देखी ना गई। अब तो उनकी सांसें भी उखड़ने लगी थीं। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मास्टर रामप्रसाद को गांव के बाहरी इलाके में स्थित सरकारी अस्पताल में ले जाएंगी। उन्होंने सुन रखा था कि वहां पर इलाज की अच्छी खासी सुविधा है। उन्होंने मास्टर रामप्रसाद को सहारा दिया और उन्हें चलाते हुए डेरे से बाहर निकल आईं। वो लड़खड़ाते कदमों से बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। मनोरमा खुद भी बूढ़ी और कमज़ोर थी, मगर किसी न किसी तरह उसने मास्टर साहब का वज़न उठा लिया। जिस समय कच्ची सड़क से निकलकर वो लोग पक्की सड़क पर चढ़े, तभी अचानक वो हुआ जिसका इन दोनों ने किसी ने सोचा ना था। अचानक बड़ी सड़क पर मोड़ के दूसरी तरफ से एक गाड़ी उनकी तरफ मुड़ी। हेडलाइट्स की रोशनी इन दोनों पति पत्नी पर पड़ी तो दोनों बुरी तरह से लड़खड़ाकर गिर पड़े। किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी की उनके साथ टक्कर न हुई, वरना तेज़ बारिश में कुछ भी संभव था। गाड़ी से कोई बौखलाकर बाहर निकला और मास्टर रामप्रसाद और मनोरमा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कोई और नहीं बल्कि ऋतिक था, उनका बेटा ऋतिक। उसके पीछे पीछे रोहन भी गाड़ी से नीचे उतर रहा था। वो दोनों आज ही अमेरिका से वापस लौटे थे और अब गाड़ी बुक करवाकर अपने गांव वापस आ रहे थे। ऋतिक और रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उन्होंने ज़मीन पर गिरे हुए कीचड़ में लथपथ अपने माँ बाप को देख लिया था। उन्होंने माँ बाप की जब ये हालत देखी तो जहाँ थे वहीं खड़े रह गए। माँ बाप सूखकर काटा हो चुके थे। टीबी ने मास्टर रामप्रसाद को मौत के मुंह में पहुँचा दिया था। इन दोनों को कुछ भी कहने की ज़रूरत न थी। उनकी हालत ऋतिक और रोहन को सब कुछ खुद ही बता रही थी। रात के इस समय वो दोनों बूढ़े पति पत्नी इलाज की तलाश में भटक रहे थे, जबकि उनके पास 1 रुपया तक न था। ऋतिक और रोहन शर्मिंदगी से गड़कर रह गए। उन्होंने बूढ़े माँ बाप को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी का रुख मोड़ लिया। वो शहर के बड़े अस्पताल की तरफ जा रहे थे। अगली सुबह तूफान रुक चुका था। ऋतिक और रोहन माँ बाप को सहारा देकर अपने घर ला रहे थे। घर आते ही उन्होंने आंचल और रोहिणी को खूब बातें सुनाई और साफ कह दिया कि अगर उन दोनों को उनके माता पिता के साथ अच्छे तरीके से नहीं रहना तो वो अपने घर जा सकती हैं। दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए, लेकिन उन्होंने चुपचाप से अपने पतियों का कहा मान लिया था। ऋतिक और रोहन वापस आ चुके थे। उन्होंने गांव में अपना भैंसों का डेयरी फार्म बना लिया था। किस्मत मास्टर साहब राम प्रसाद और मनोरमा पर एक बार फिर से मेहरबान हो गई थी कि उनके बेटे दोबारा से उनके आज्ञाकारी बेटे बन गए थे। वो दोनों ही भगवान का धन्यवाद करते ना थकते थे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।